नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का इस चैनल पे। इसका नाम है डिस्कशन विद मनोज और मैं आपके सामने आ गया हूं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ में जो नोटिफिकेशन निकला हुआ है सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल के बारे में, उन सब के बारे में बताने आया हूं। तो आप देख सकते हैं कि मास्टर, इंजन ड्राइवर और वर्कशॉप में जिस तरह से सब इंस्पेक्टर की पोस्ट खुली हुई है, उसी तरह से मास्टर, इंजन ड्राइवर और वर्कशॉप में हेड कांस्टेबल की भी पोस्ट खुली हुई है। और एक और पोस्ट है दोस्तों, इसे कांस्टेबल क्रू कहते हैं। ये जो है ना, ये तैराक होना चाहिए, इसे तैरना आना चाहिए। ठीक है, अभी क्या है, इस वीडियो में आपको मैं जो चीज़ देने वाला हूँ वो बहुत ध्यान सुनिए। इसमें आपको सिर्फ मैं ये नहीं बताने वाला कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें चल रही है। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपको सिलेबस नहीं मिलता है। ठीक है दोस्तों, इसी पीडीएफ में सिलेबस पड़ा हुआ है और मैं एक एक के बारे में समझाऊंगा। एक एक मतलब इसका पैटर्न कैसा है, इसका पैटर्न कैसा है, इसका एग्जाम का सब कुछ बताऊंगा। 200 रुपये एग्जाम फीस है, ये आपको पता है। ठीक है, और इसमें ना एससी को देना है, ना एसटी को देना है, ना एक्स सर्विसमैन को देना है, ना ही कोई बीएसएफ में काम कर रहा है पहले से उसको देना है, और ना ही फीमेल्स को देना है। ठीक है, आपको डेट याद रखनी कि 30 मई से ये जो फॉर्म है ये चालू है और ये चलते रहेगा। कब तक चलेगा भैया? 28 जून तक। ठीक है, 28 जून 2022 तक इसकी लास्ट डेट है। आप उसे भर दें उससे पहले ही। ठीक है, एज की मैं बात करूं दोस्तों, तो आप ये जो पोस्ट देख रहे हो ना, 1 और 2, ये वाली, ये दोनों खास तौर पे, इसकी जो एज है ये रखी गई है 22 से 28 साल। इसके बाद की जितनी भी है नीचे, जितनी भी नीचे यहाँ तक पूरे कांस्टेबल क्रू तक, इसकी है 22 से 25 साल। ठीक है, तो अगर आपकी एज इस अंडर में आती है ना, तो आप इसको भर सकते हो। ठीक है, फॉर्म वगैरह कैसे भरना है, इन्होंने 3 स्टेप में वो सब कुछ बताया हुआ है ना। मैं आपको एक एक चीज यहाँ पर बताऊंगा। क्लियर है दोस्तों? है ना। टोटल कितनी पोस्ट है सर? टोटल पोस्ट 281 के आसपास है ना। ये देखो दिख रही होंगी आपको, 281 है ना। और इसमें अलग अलग है फिर। तो चलिए शुरू करें फिर धीरे से, है ना। अपन समझने की कोशिश करते हैं इस पूरी चीज़ को, है ना। और बाकी आपको समझना हो तो यहाँ पर आपको इसकी टोटल वैकेंसी दिख रही कि इसकी कितनी है। ठीक है, ये आप खुद देख लेंगे, यहाँ पर आप इस चीज़ को समझ लेंगे कि हम इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कि एक पोस्ट 2 पोस्ट कहाँ पर है। ठीक है, ये सामने दिख रहा है ना आपके, बस इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, और आराम से समझ लीजिए कि कहाँ पर क्या पोस्ट खुली हुई है। ठीक है, चलिए अब मैं शुरू करता हूँ, धीरे धीरे नीचे की तरफ जाता हूँ क्योंकि मुझे सिलेबस तक जाना है। एक एक का सिलेबस बताऊंगा। मुद्दा सिलेबस है जो बहुत दिक्कत देता है ना। बाकी तो फॉर्म आप भर ही लेते हैं। चलिए, है ना, तो अभी बताऊंगा मैं कैसे कैसे पेपर होना है। सॉरी दोस्तों। चलिए, बाकी इसमें बातें लिखी कि 10% ये सब है, सेफ है। अब देखो, ये जो एसआई है तीनों 6 लेवल का है इनका, तो इतनी आपकी तनख्वाह रहेगी, इतने आसपास, इतने शुरुआत होती है, इतने तक जाते हैं रिटायरमेंट तक, ये बता रहे हैं। और वहीं हेड कांस्टेबल से लेकर के सारे हेड कांस्टेबल देख लो आप, इनकी लेवल 4 तक की, और जो सीटी क्रू है इसकी लेवल 3 की है। तो इतनी तनख्वाह है हेड कांस्टेबल की और इतनी है इनकी। नेशनलिटी सिटीजन ऑफ इंडिया है, कोई दिक्कत नहीं है। एलिजिबिलिटी बाकी देखो, मैंने एज आपको बताई दी थी, ऊपर की 2 की 22 से 28 रहती है, बाकी सबकी जो है यहाँ पर 25 तक की। ठीक है दोस्तों, चलिए, है ना। अब नीचे चलते हैं और देखिए बाकी जो एज रिलैक्सेशन है वो मिलता ही है। एससी एसटी को हमेशा मिलता है 5 साल का, ओबीसी को मिलता है हमेशा 3 साल का। अब ये एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी अलग अलग बांट दी गई है। अगर एक्स सर्विसमैन जनरल का है ना, अगर वो जनरल का है तो 3 साल की, अगर वो ओबीसी का तो 6 साल की, अगर एससी एसटी का है तो 8 साल की। ठीक है, और यहीं पर अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ना, और अगर वो जनरल का है तो उसे 5 साल की छूट मिल जाएगी, 3 साल नौकरी उसने किया हो। ठीक है, और अगर ऐसा कोई एम्प्लॉय ओबीसी का है तो उसे 8 साल की छूट मिल जाएगी, है ना। और ऐसा कोई एम्प्लॉय अगर एस सी एस टी का है तो उसे 10 साल की छूट मिल जाएगी। अगर गुजरात के राइट्स में रहे तो 5 साल की छूट मिल जाएगी, है ना। और क्या कहना चाहिए, हाँ, मतलब जनरल से हैं तो 5 साल की, और अगर उस राइट में थे, उस दंगे में थे ओबीसी वाले, तो उन्हें 8 साल की, और अगर उस दंगे में एस सी एस टी वाले थे तो 10 साल की, है ना। अगर प्रभावित हुए तो उनके परिवार से कोई, तो इतनी छूट है दोस्तों। अभी पता, मैंने थोड़ी देर पहले ही बीएसएफ का एक और वीडियो डाला है, थोड़ी देर पहले ही डाला है मेरे चैनल पे, आपको जाना है। देखिए, आपको क्या करना है, यूट्यूब पर आप जाना, ठीक है, उस पर सर्च मार देना, क्या, डिस्कशन विद मनोज, डिस्कशन विद मनोज। ठीक है, चैनल खुल जाएगा, है ना। चैनल खोलना, सब्सक्राइब करके अंदर जाना सीधे, और आपको सीधे मैं बता रहा हूँ कहाँ जाना है, वीडियोस पे जाना आपको, मतलब वीडियोस पे, जहाँ पे वीडियोस, चैनल जैसे खोलोगे, चैनल के अंदर जाओगे, वीडियोस जो दिखेगा, वीडियोस को टच करो, आपको सारे वीडियोस, इतनी सारी लास्ट डेट बची है दोस्तों, मैं भी दिखा दूंगा आपको कहाँ जाना है आपको, आप देख लेना थोड़ा सा, है ना। आप मुझसे इंस्टाग्राम, फेसबुक और बहुत तरीके से जुड़ सकते हो, उसमें सारी चीज़ें दी हुई है ना। तो यहाँ पूछ सकते हो, यहाँ पूछ लो, वहाँ पूछ लो, वहाँ पूछ लो, कुछ भी कर लो, वहाँ फॉलो कर लो आप मुझे, कोई समस्या हुई तो वहाँ पूछ लिया। ठीक है, चलिए, तो अभी उसके बारे में हम बाद में बताएंगे आपको, है ना। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें, जानकारी छोटी छोटी हैं, वो कुछ काम की नहीं है आपके। एजुकेशन की बात करें दोस्तों, तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर आप देखिए, सब इंस्पेक्टर चाहे मास्टर के लिए, सब इंस्पेक्टर चाहे इंजन ड्राइवर के लिए 12वीं मांगा है, 12वीं मांगा है, ये एक बात होगी। दूसरा, अगर ये मास्टर है तो देखो यहाँ पे मास्टर, सेकंड क्लास मास्टर सर्टिफिकेट मांगा है।
है ना, जो कि इशू होता है सेंट्रल गवर्नमेंट से भी हुआ है तो भी चलेगा, स्टेट इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी या मर्सेंटाइल मरीन डिपार्टमेंट ने भी अगर दिया तो भी चल जाएगा। इंजन ड्राइवर के लिए भी सेम है दोस्तों, इसमें भी आपको चाहिए फर्स्ट क्लास इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट जो कि इशू किया हो सेंट्रल, मतलब हो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब चाहे वो ये डिपार्टमेंट हो, चाहे वो ये डिपार्टमेंट हो, स्टेट हो, सेंट्रल हो, कुछ भी सब चलेगा। दो का याद हो गया। अब यहाँ पर देखो वर्कशॉप वाले को, सब इंस्पेक्टर को, ये भैया बैचलर डिग्री चाहिए मैकेनिकल वाला, ठीक है, मैकेनिकल वाला चाहिए, है ना, और इक्विवेलेंट चाहिए। अब यहाँ देखो और लगा है, इस और का मतलब क्या होता है, इस और का मतलब होता है कि 3 साल का डिप्लोमा अगर आपके पास है मैकेनिकल का तो भी आप इसे भर सकते हैं। क्लियर होगी बात, है ना। अगर नहीं है, मान लो मरीन वाला है डिप्लोमा तो भी चल जाएगा, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से है तो भी भर जाएगा, ठीक है। तो मैकेनिकल, मरीन, ऑटोमोबाइल डिग्री या डिप्लोमा कुछ भी हो आप इसे भर सकते हैं, ठीक है, याद रहेगा। अब नीचे हेड कांस्टेबल जितने भी दिखेंगे इसमें सब में मैट्रिकुलेशन 10वीं 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 मांगा गया, ठीक है। और बस अगर इंजन ड्राइवर बनना है तो यहाँ पर देख सकते हो आप कि सेकंड क्लास इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर मास्टर बनना है तो सिरन सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। और अगर वर्कशॉप में जाना है तो भैया आईटीआई होना चाहिए, आईटीआई होना चाहिए, है ना, आईटीआई या डिप्लोमा इन रिस्पेक्टिव ट्रेड, दैट इज मोटर मैकेनिक हो गया, डीजल, पेट्रोल, इंजन, इलेक्ट्रिशियन, मशीनिस्ट, कारपेंटर, एसी टेक्नीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लम्बिंग, ये सब है ना पोस्ट खाली है, इन सब के अलग अलग होंगे, इनके ट्रेड टेस्ट होंगे भैया वर्कशॉप में इसमें। और सिटी क्रू दोस्तों, इसको आप देखो, शुड नो स्विमिंग इन डीप वाटर विदाउट एनी असिस्टेंट, भैया इसको बहुत अच्छी स्विमिंग आनी चाहिए, 1 साल का इसके पास एक्सपीरियंस हो बोट में, है ना, बोट में इसका एक्सपीरियंस होना चाहिए और 10वीं इसके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको बता दी मैंने। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करो दोस्तों, देखो अगर आप SC ST है, आदिवासी हैं, और सभी जगह के, है ना, या फिर यूनियन टेरिटरीज जैसे नागाज या मिजोज है, नागालैंड से है, मिजोरम से है, तो आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर है। आपको जो चेस्ट है बिना फुलाए 73 और फुलाने के बाद 78 होनी चाहिए। उसी तरीके से अगर मैं देखूँ तो जो लोग यहाँ हिली एरिया से आते हैं, जैसे गढ़वाल, कुमाऊं, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, लेह लद्दाख, केरला हो गया, कर्नाटका हो गया, ईस्टर्न स्टेट जितने भी थे वो हो गए, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, यूनियन टेरिटरी पौंडीचेरी, ये देखो दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, डोगरास, इन सब के लिए 162.5 सेंटीमीटर। इनकी छाती बिना फुलाए 75, फुलाने के बाद 80, देखना फट ना जाए इतना भी नहीं फुला ले, है ना। पर्सन बिलोंगिंग टू, और जो बाकी बच गए अब जैसे मध्य प्रदेश वगैरह जो भी बचा है उनकी 165 सेंटीमीटर मांगी है। और भाई राजस्थान बच गया ना, छत्तीसगढ़ बच गया, तो ये सब कहाँ जाएंगे, उनके लिए इतनी, और बिना फुलाए इतनी छाती हो, फुलाने के बाद इतनी हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। मेडिकल की मैंने बात करी दोस्तों, ये जो आंखें ये N6 उनकी ये बेहतर मानी जाती है ना। और बस हो गया, बस यही बेहतर है। और देखो आपके पास मैं बता दूं, आपके नी जो है, घुटने आपके टकराते ना हो, आपका जो नीचे का तलवा है, तलवे जो है आपके वो फ्लैट नहीं होने चाहिए, ये 2 बातें इसमें आपको ध्यान रखनी है। मेडिकल में इस तरह से बाहर कर देते हैं। टैटू अगर है भी तो उल्टे हाथ में हो, और उल्टे हाथ में भी अंदर की तरफ हो। उल्टे हाथ में क्यों चल जाता है, सीधे हाथ में क्यों नहीं चलता? सीधे हाथ से क्या, हम सलूट मारते हैं, जब सलूट मारोगे तो आपका अंदर वाला हाथ बाहर हो जाता है ना, मतलब अंदर वाली चीज बाहर की तरफ एक्सपोज हो जाती है, तो उसमें दिखता है कि क्या, तो उल्टे हाथ से सलूट नहीं मारते हैं अपन। तो सलूट जिससे नहीं मार रहे हैं तो उसमें चल जाता है अंदर की तरफ, लेकिन उसका जो साइज है वो इतना होना चाहिए, 1/4 होना चाहिए आपके उसका, ठीक है, अंदर की तरफ। अब आता है ये सिलेक्शन प्रोसीजर। इसमें क्या है दोस्तों, रिटन एग्जाम होगा फर्स्ट फेज, और देखो OMR बेस है ना, ये ऑफलाइन पेपर लेते हैं, मैं पहले तो बता दूं आपको, ऑफलाइन पेपर होगा आपका, ठीक है, पूरा ऑफलाइन है, मतलब पूरे गोले भरने हैं आपको, पूरे गोले ऐसे ऐसे भरते हैं ना जो अपन ऐसे, ये करना है आपको भैया, OMR वाला मामला है इनका। तो पहला इनका रिटन एग्जाम है, ठीक है। और जब ये क्वालिफाई कर लोगे तो आपको सेकंड फेज देना, जहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन, फिजिकल आपका मेजरमेंट होगा ना, पूरा हाइट हेल्थ जो भी बताइए, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट अभी होगा, गोला, ये क्या कहते हैं, लॉन्ग जंप, हाई जंप, रनिंग, इनके बारे में बताऊंगा, फिर ट्रेड टेस्ट के बारे में बताऊंगा, और मेडिकल तो आपको मैंने बता दिया, ठीक है। चलिए अब आते हैं बारी, तो फर्स्ट फेज की हम बात करने वाले दोस्तों, रिटन एग्जाम में क्या क्या है। तो किसके रिटन एग्जाम में क्या है वो ध्यान से देखो यहाँ पर जरा। तो आप देख रहे हो, आप जितने भी SI हो, है ना, चाहे वो मास्टर वाला हो, भाई देखो मास्टर, ED और वर्कशॉप, इन्हीं में तो SI की खुली है, और इन्हीं में तो आपके हेड कांस्टेबल की भी खुली हुई है, और सिटी क्रू। तो ऊपर के जो 3 थे इनका ये रहा, दिख रहा है आपको। इनका जब रिटन एग्जाम होगा तो 2 घंटे का होगा, और इनका भी 2 घंटे का होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखना जरा ध्यान से, इनके में जनरल नॉलेज आ रहा है, अवेयरनेस आ रहा है, इनके में भी जनरल नॉलेज अवेयरनेस आ रहा है, लेकिन इनके 25 क्वेश्चन है और 25 मार्क्स के, इनके में 35 क्वेश्चन है 35 मार्क्स के। इसमें रीजनिंग एबिलिटी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, इनके में भी रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स। इसमें भी न्यूमेरिकल एबिलिटी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, तो इसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो, इसमें एक चीज और आ गई, ट्रेड अवेयरनेस, और वो चीज इसमें नहीं दी गई है, ठीक है।
तो यही बस अंतर है कांस्टेबल वाले में, हेड कांस्टेबल वाले में और एसआई वाले में, कि इनमें ट्रेड अवेयरनेस हो जाती है। क्लियर होगी बात, है ना। तो इनका 25 नंबर का ट्रेड अवेयरनेस भी आएगा, तब मिलाकर इनका 100 हो जाएगा। इनके में नहीं था तो इनका बस खत्म हो गया। तो इनको भैया हेड कांस्टेबल वालों आपके लिए बड़ा ईजी है, यहाँ पर देख सकते हो। तो ये रिटर्न एग्जाम हो गया, ठीक है। अब देखो, अब पोस्ट वाइज सिलेबस जो है वो अभी हम पढ़ेंगे रिटर्न एग्जाम का, जो नीचे की तरफ मिलेगा। जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, ये भी आपको पता होगा। अब क्वालिफाइंग मार्क कितने चाहिए सर रिटर्न एग्जाम में? पहले में अगर आप जनरल ओबीसी और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से हैं तो 35% नंबर लेकर के आ जाइए, आप पास हो जाएंगे, ये वाला। अगर आप SC ST वाले हैं तो 33% ले आइए, आप पास हो जाएंगे, ठीक है। और बस, और यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, बाकी बताया गया। अब देखो सेकंड फेज जैसे आया तो इसमें आपको दिख रहा होगा डॉक्यूमेंटेशन आ गया। डॉक्यूमेंटेशन में आपको मैंने बताया कि सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट और उन सबके एक फोटोकॉपी साथ में जाती है, बाइंडिंग करके ले जाते हो आप, और सेल्फ अटेस्टेड भी करवाते हो। मतलब सेल्फ अटेस्टेड मतलब खुद से साइन कर दिया उसमें, ठीक है। अब इसमें आपके सब कुछ चेक करेंगे, वो कास्ट सर्टिफिकेट सब लेकर के जाना होता है ना। अब भाई अगर देखो, अगर आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले हो तो आपको इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। ओबीसी वाले हो, नॉन क्रीमी लेयर का, वो बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर आप कहीं से गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो और भरने आ रहे हो तो एनओसी लेकर के आना पड़ेगा आपको, समझ गए। सब एक्स सर्विसमैन ऑफ ज्वाइनिंग डेट ये सब दिखाना पड़ेगा। SST वाले हो तो फिर उसका बनेगा अलग होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या है दोस्तों, 1 माइल रेस मतलब 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ना है 8 मिनट में। हाई जंप आपकी 3 फुट 6 इंच तक करनी होगी, 3 अटेम्प्ट मिलेंगे आपको, इतने में कर लेना है। लॉन्ग जंप आपको 11 फुट तक कर लेना है, 3 अटेम्प्ट मिलेंगे आपको, ठीक है। और जो भी एक्स सर्विसमैन है उसको ये जरूरी नहीं कि वो पीईटी करे, मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट उसको देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं अब यहाँ पर। अब देखो ट्रेड टेस्ट आ गया, ट्रेड टेस्ट फॉर ईच पोस्ट। अब जहां जहां पर ट्रेड टेस्ट की मांग की गई है वहां पर ये चीजें होंगी, तो कहां कहां पर है वो भी आपको पता चल जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है। मेडिकल एग्जामिनेशन आप समझ ही गए हो, मैंने आपको बता दिया, उतना ही ध्यान रखना है जितना मैंने बताया आपको, ठीक है। और कैसे अप्लाई करना है इसके बारे में, फीस आप देख ही सकते हो यहाँ पर। अगर आप जितने भी एसआई की पोस्ट देखोगे, आप एसआई के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको 200 रुपये देना है, ठीक है। और अगर आप हेड कांस्टेबल के लिए, हेड इंजीनियर और ये HC वर्कशॉप ST क्रू के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 100 रुपये की आपकी फीस रहेगी। फीस भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलो, और मैंने बता दिया आपको। अभी देखो, ये देखो रिक्रूटमेंट सेंटर है। जब आप फॉर्म भरोगे ना दोस्तों, देखो पार्ट 1 जो है ये तो आपका रजिस्ट्रेशन रहेगा, तो उसमें रजिस्ट्रेशन वगैरह किया। जब पार्ट 2 भरोगे ना तो उसमें आपको सेंटर चुनने को मिलेगा कि आप किस सेंटर में चुनना चाहते हो अपना एग्जाम देने के लिए। तो सेंटर आपके पास है, तो यहाँ पर देखो सेंटर दिया हुआ है, कोलकाता, गुवाहाटी, जालंधर, बेंगलुरु। ये मैं पहले बता दूं क्योंकि क्या है, जब फॉर्म भरोगे तो बौखलाना मत, तो यहाँ पर पहले देख लो कि आपके पास कौन सा पड़ रहा है, ये आपको चुनना है ना। ये आपके हाथ में है, आप चुन सकते हैं अपने सेंटर। तो उस चीज़ से अपना, ये दिल्ली भी है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। सेंटर फॉर कंडक्ट एग्जाम में चेंज एट एनी स्टेट डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कैंडिडेट। द सेंटर ऑप्टेड बाय द, देखो ऑप्टेड लिखा है ना, सेंटर ऑप्टेड बाय द कैंडिडेट विल नॉट बी चेंज। एक बार आपने जो सेंटर चुन लिया वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। और बाकी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हुए कि भाई क्या नहीं करना है। ये देखो, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना है, यूजर नेम और पासवर्ड उससे आएगा, ठीक है। प्रिंट आउट और ये सब कहीं भेजने की जरूरत नहीं है, अपने पास ही रखना है आपको, ठीक है। एनओसी वगैरह लेकर के आना है जो काम कर रहे हैं, SMS, ईमेल, और ठीक है, बहुत सारी बातें हैं, है ना। कहीं पर भी आपके रिक्रूटमेंट हो सकती है, इसको आपको ध्यान रखना है ना। और एक चीज़ और है, 10 साल से पहले आप जॉब नहीं छोड़ोगे। 10 साल से पहले अगर जॉब छोड़ी तो फिर समझ जाओ कि पैसा 3 महीने का एक तो पेमेंट भरनी पड़ेगी, और जो भी आपकी ट्रेनिंग में खर्चा हुआ है वो भी आपको करना पड़ेगा, है ना। चलो ठीक है, और कोई पैसा नहीं लेते हैं, ये ध्यान रखना, तो किसी के झांसे में मत आ जाना, है ना। चलिए, तो ये कुछ बातें तो जो मैंने आपको बता दी, एक्शन लिया जाएगा नहीं तो इनके अगेंस्ट में, ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन कोर्ट से जाएगा। चलो अब ये देखो, ये है भैया कि किस तरह से फॉर्म भरना है। तो 3 स्टेप है दोस्तों। पहला तो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन पार्ट 1 कर लो, फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन पूरी भर दो, है ना। उसमें सब कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह कैसे कैसे अपलोड करना है, कितना है, सब बताऊंगा। ये साइट है जहाँ पर आपको जाना है, इसको भी ध्यान रख लीजिए, और कुछ दूसरा नहीं। और तीसरा आपका पेमेंट कर देना है, फॉर्म भरो, पेमेंट कर दो, ठीक है। अब ये देखो 1 टाइम पासवर्ड मैंने बताया कितना, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब, जैसे कोई भी एक, ये दिख रहा है, कोई भी एक आईडी लेकर के, है ना, ये सब कर दिया अपन ने, ठीक है। और अब देखो, स्कैन करके रखना है आपको, कलर फोटो जो है आपकी, है ना, JPG फॉर्मेट में रहेगी, है ना। 30 से 100 KB के बीच में सिग्नेचर आपका रहेगा, 20 से 50 KB के बीच में। और बाकी जो भी आप स्कैन करोगे, मालूम है ना, सब स्कैन करना आपको। अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, टेक्निकल क्वालिफिकेशन मतलब ITI ग्रेजुएशन, सब कुछ। और ये भी 30 KB से 100 KB के बीच में होगा। अच्छी दुकान में जाके करवाना ताकि गंदा ना हो, है ना, तो आप कर दोगे कुछ भी। तो ये सब कर लेना पहले ही, और फिर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपना पर्सनल डिटेल वगैरह सब भरना है। तो खैर ये तो आप भर ही लोगे पूरी की पूरी चीज़ें, ठीक है। और इसमें 10th 10th की सारी मार्कशीट की बिल्कुल फोटोकॉपी, मतलब वो स्कैन करके अपने उस पर रखना है। ये मैं कहूँगा कि आप बाहर से भरवा ले, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप खुद बहुत टाइम वेस्ट कर जाएंगे इसके चक्कर में, और फ्रस्ट्रेट अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन डिटेल्स वगैरह सब उसमें डाल देनी है, और ये समरी दे दी कि भैया कितने डॉक्यूमेंट का साइज है इकट्ठा, और इसमें रहेगा सेव एंड नेक्स्ट करके आगे निकल जाना,
ठीक है। पार्ट 2 में फिर सब भर देना, ये देखो सब लिखा हुआ है पार्ट 2 में, मतलब क्या क्या अपलोड करना है ना। और बस ठीक है, चलिए बाकी फिर आप फॉर्म भरोगे तो खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा मुझे आपको जो बताना है वो यहाँ से शुरू हो जाता है। ये SC ST का सर्टिफिकेट है भैया, अगर किसी के पास नहीं तो PDF में है, PDF से ये 2 पन्ने आप निकलवा सकते हो, ठीक है। चलो और मैं आगे बढ़ जाता हूँ थोड़ा सा, और ये सभी के लिए इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए भी है इसमें, है ना। अब मेन हमारा मोटिव है यहाँ पहुँचना, ये रहा भाई। आ गया दोस्तों हमारा सिलेबस, 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 रिटन एग्जाम। अब ये किसके लिए दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ SI मास्टर। अगर किसी ने इसके लिए भरा तो आपको मालूम है ना, इसकी 22 साल से 28 साल तक की एज थी, इसको भरने में 200 रुपए की फीस लग रही है, सबको पता होगा, ठीक है। तो इसका जब रिटर्न एग्जाम होगा तो आपको मालूम है 2 घंटे का रिटर्न एग्जाम है। ये चीजें आ रही थी, आपने देख ली थी सारी की सारी, 25 क्वेश्चन थे, सब कुछ है ना। अब इसमें डिटेल में बताया कि जनरल नॉलेज और अवेयरनेस में आपको क्या पढ़ना है, तो ये देखो सारे पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं, थोड़ा सा रोक करके अच्छे से देख लेना। अब ऐसी रीजनिंग एबिलिटी में आप देखोगे तो ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये सारे की कोडिंग डिकोडिंग जो यहाँ पे लिखे ना, बस इसी को थोड़ा सा पढ़ लेना। न्यूमेरिकल एबिलिटी में ये सब पढ़ना है। अब ट्रेड अवेयरनेस देख लो भैया, जो SI मास्टर बनना चाहते हो तो उनके लिए ऐसा नॉलेज ऑफ स्टॉर्म डिस्ट्रेस, नॉलेज ऑफ द कंपास, है ना, सेलिंग वेसल्स, रेगुलेशंस, और ये बहुत सारी चीजें यहाँ पर है, इनको आप थोड़ा सा देखो अच्छे से। GPS, DGPS, VHS, रडार, इको, ये सब पढ़ लेना है आपको। अब आती है दोस्तों बारी किसकी, इंजन ड्राइवर की। तो बस होगा क्या, अब यहाँ पर ट्रेड अवेयरनेस आपका इंजन ड्राइवर से जुड़ा होगा, बाकी तो सब कुछ सेम है, बाकी सब कुछ सेम, सीधे यहाँ पर इंजन ड्राइवर का है ना, ये रहा। तो ये सब आपको पढ़ लेना है भैया, एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग पाथ इंजन टू ऑप्टिमम और ओवरऑलिंग ऑफ इंजन, ठीक है। तो ये सब कुछ देख लिया आपने थोड़ा सा। फिर आपका एक और ऐसा ही कौन सा आया था, वर्कशॉप वाला, तो इसमें बस ट्रेड अवेयरनेस वर्कशॉप में हो जाएगी, बाकी सब कुछ सेम है। ये रहा इनका यूनिट ऑफ मेजरमेंट, साइकिल्स ऑफ स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक इंजन हो गए, कंपोनेंट डीजल पेट्रोल इंजन हो गया, फ्यूल सिस्टम, बहुत इजी से टॉपिक है, फटाफट से पढ़ लेना, अच्छे नंबर आ जाएंगे। अब आ जाते हैं हेड कांस्टेबल वाले में। अब हेड कांस्टेबल एक इंजन ड्राइवर का, एक वर्कशॉप का, एक मास्टर का, एक क्रू वाला है, ठीक है। तो इसमें आपको मालूम है कि इनके में यही 3 चीजें हो रही है ना, ये रे, ठीक है। और आप यही बस पढ़ना है इसमें, और तो कुछ है नहीं। चलो अब देखो ध्यान से, लेकिन अब क्या है कि सिलेबस फॉर ट्रेड टेस्ट, है ना। अब देखो क्या होता है कि इनका ट्रेड टेस्ट जो भी होगा, है ना, तो उसके सिलेबस में क्या है, जैसे कि SI वर्कशॉप है वाटर विंग कैडर में, तो इसमें ये सब पूछेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स की भैया ये बताइए कहाँ, ये बताइए कहाँ है। तो ये जितने पार्ट्स लिखे ना, इनको ही आइडेंटिफाई आपको करना है। तो याद रखिए, अगर आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखा है पोस्ट में साफ साफ बता देगी, अगर आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हो तो ये सब आपको पता करना है। तो फटाफट से इनकी पिक्चर देख लो, इनको देख लो, इनके बारे में समझ लो। प्रैक्टिकल आपको स्टार्टिंग द इंजन करके दिखाना पड़ेगा, आइडेंटिफिकेशन बताना पड़ेगा 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन में, रूटीन चेक बताना पड़ेगा, पिस्टन गजन पिन कनेक्टिंग रॉड असेंबलिंग, ये सब करके दिखाना पड़ेगा। ये प्रैक्टिकल होंगे आपके, ठीक है। और अगर आपने इंजन ड्राइवर के लिए भर दिया तो भैया इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए, अगेन, है ना, ये सारे की ऑयल प्रेशर, ऑयल सील, आर्मेचर, कार्बन बुश कहाँ होता है, क्या होता है, और प्रैक्टिकल आपसे ये सब करवा लेंगे ये, ठीक है। स्टार्टिंग ऑफ डीजल जनरेटर सेट, रूटीन चेकिंग, और बहुत सारी बातें। और ये SI मास्टर के लिए भी है, जो सबसे ऊपर वाले है ना, वो उसके लिए। तो एडिटिव इतना आपको आ जाना चाहिए, जैसे कि न्यूमेटिक फिंडर, एंकर, डी शैकल, विंच, मैस्ट, ठीक है, डेविड, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स, इन सब की पहचान होनी चाहिए आपको, है ना। और ये आपका होगा भैया, है ना, ये होगा आपका प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल मतलब करवा के देखेंगे आपसे। तो प्लेसिंग ऑफ स्पीड बोर्ड, मैकेनाइज्ड, और तो जो काम है वो आप समझ गए होगे, ठीक है। इस तरह से अगर आप हेड कांस्टेबल इंजन ड्राइवर के लिए भरोगे तो भैया ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ऐसे ही अगर आप कहाँ चला गया, और प्रैक्टिकल आपका इन सब पे हो जाएगा। ये देख रहे हो प्रैक्टिकल कैसा कैसा है, ये ध्यान से देख लो अच्छे से, है ना। यहाँ तक कि इतने नहीं है, स्मेलिंग भी पूछेंगे, बताओ किसकी खुशबू है, दूर रख के पूछ लेंगे, पेट्रोल है कि डीजल है। तो थोड़ा सा अपना सूंघ सांग के जाओ भाई सब कुछ। अगर हेड कांस्टेबल मास्टर के लिए तो भैया इतने पार्ट्स को आइडेंटिफाई करना है, एंकर, ग्राफिकल डेनफोर्ड, नेविगेशन रेडफोर्ड, नी, कील, हल, प्रोपेलर, प्रोपेलर शाफ्ट। तो आपको ना पूरा सिलेबस पता है, इतना तुमको पता करना है भैया। क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है अगर सामने लिखी हुई चीजें लेकिन तुम इतना भी नहीं करोगे तुम्हें, क्योंकि सीरियसनेस नहीं है ना। जो अपने जिंदगी के प्रति सीरियस नहीं है वो उनके लिए PDF किसी काम की नहीं है, उनके लिए काला अक्षर भैंस बराबर है मेरे भाई। अगर अगर यहाँ देखो, अब ये HC वर्कशॉप, हेड कांस्टेबल वर्कशॉप, उसे ये सब पहचानना है। तो आपको दिख रहा है कि भाई संप, है ना, रोलर बियरिंग, नीडल बियरिंग, ये सब पूछा है, पिस्टन रिंग पूछा है। तो ये सब आप बड़ी इजी बात है, और प्रैक्टिकल ये करवा लेंगे आपसे। तो सामने लिखा है दोस्तों, है ना, चीजें आपके पास हैं, इंटरनेट है, सब पता कर सकते हो आप, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। ट्रेड, अब मान लो मशीनिस्ट के लिए किसी ने भरा तो उसको आइडेंटिफाई, ये पार्ट जितने लिखे ना, इनको पार्ट को बस पता करना पड़ेगा। ड्रिल मशीन, ग्राइंडर, कटर, तो ये तो खैर इजी है। टेप, तो ये बहुत इजी है। प्रैक्टिकल आपको ये सब करना पड़ेगा, स्ट्रेट कटिंग करनी पड़ेगी आपकी हैक्सॉ से, और हैक्सॉ से ही एंगल कट करना पड़ेगा। तो बहुत सारी बातें, मेटल शीट एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर की बनानी पड़ेगी, तो ये सब कर लेना, ठीक है। अगर कारपेंटर तो भैया ये आइडेंटिफिकेशन और ये प्रैक्टिकल हो जाएगा। टी जॉइंट वगैरह बनाना आपसे बोलेंगे, डव जॉइंट, ओवरलैपिंग पॉइंट बनाने के लिए बोलेंगे। अगर इलेक्ट्रीशियन हो तो ये सब पता होना
होना चाहिए। और प्रैक्टिकल आपका उस हिसाब से होगा भैया कि अल्टरनेट असेंबलिंग और डिसेंबलिंग करके दिखाओ, डीसी ऑटो इलेक्ट्रिशियन क्या कहते हैं प्राइमरी कॉइल टेस्टिंग करवाएंगे, फील्ड कॉइल टेस्टिंग करवाएंगे, ये सब चीज़ आपसे करवाएंगे। अब एयर कंडीशनर वाला है कोई तो भैया उसको कंप्रेसर, कंडेंसर, इवेपोरेटर, कूलिंग और ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। और अगर देखा जाए तो प्रैक्टिकल में क्या हो सकता है भाई, आपसे भाई फिल्टर क्लीनिंग या करवा लेंगे, गैस रिफिलिंग करवा लेंगे, मेंटेनेंस ऑफ एसी यूनिट करवा लेंगे। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स से हो भैया तो इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब हो जाता है ये कंप्यूटर वगैरह, तो कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू ये सब हो गया, ये पूरा पता होना चाहिए आपको। और प्रैक्टिकल में आपका ऐसे ही होगा कि भाई मेजर करो वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, ये सब पता करो जो 10th में अपन करते हैं वो सारा। प्लम्बर के लिए भैया यही सब है कि भाई एडजस्टेबल स्पैनर, डाई, बेंड, एल्बो, कपलिंग, पाइप पाइप है ना, वेल्व वगैरह, ये कॉटन वेस्ट वगैरह ये सब देखेंगे। और प्रैक्टिकल आपसे ज्वाइंट करवा लेंगे पाइप का, पीवीसी का, फिटिंग टैप और ये सब हो जाएगा, ठीक है। अब सिलेबस में बात करूं दोस्तों की जो क्रू होता है, सीटी क्रू, इंजन ड्राइवर में क्रू होता है ना जो सीटी है ना, इंजन ड्राइवर साइड ग्रीजर इन वाटर विंग, तो भैया ये है भैया आपको क्या है कि 50 मीटर स्विमिंग करके दिखानी पड़ेगी विदाउट, बिना किसी उसके, है ना। और आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ इंजन आपको पता हो, रिकॉग्निशन ऑफ लाइफ सेविंग आपको मालूम होना चाहिए कि लाइफ कैसे बचाते हैं, इंजन ऑयल चेक करना आना चाहिए, टाइप ऑफ नॉट्स आपको पता हो, सब पता होना चाहिए, ठीक है। अब क्रू अगर है वो मास्टर साइड का, सुखानी का, ठीक है, ये ग्रीजर का था, ये सुखानी का है, तो इसके लिए भी वही सब सेम है लेकिन थोड़ा सा अलग है, मूरिंग ऑफ बोट, एंकरिंग ऑफ बोट, ठीक है। ये थोड़ा सा अपने आप से भी सर्च में मार मार के गूगल पर थोड़ा सा पढ़ लेना, इनके बारे में समझ लेना क्या कैसा है, ठीक है। और दोस्तों यहीं पर चीज़ें खत्म हो जाती हैं। उम्मीद करता हूँ कि शायद मैंने आपको सब कुछ बताने में सफल रहा हूँ, है ना। मैंने आपसे सारी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे बता दी दोस्तों, बस आपको इनको स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास रखना है और समझना है, ठीक है। और बाकी मैं पीडीएफ या वाली शेयर कर रहा हूँ ताकि आप खुद भी इसे देख पाओ, ठीक है। और आपको बस इसे अप्लाई करना है दोस्तों, तो इतना आपको कर लीजिए, है ना। और बाकी आप चैनल पे जाइए, बहुत सारी लास्ट डेट बची हुई है, उनको जाकर के देखिए और अप्लाई करिए, ठीक है दोस्तों। तो आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अपने दोस्त का ये चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, क्योंकि मैं एक अभियान में लगा हुआ हूँ कि हर जॉब की जानकारी बहुत डिटेल में सबको पहुंचा दूं, ताकि कोई भी जानकारी के अभाव में ना हो। आपने देखा होगा मैंने बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज बताई हैं सरकारी, जो शायद आपको पता भी नहीं थी, और मैं उन्हें ढूंढता रहता हूँ, दिन भर साइट पे लगा रहता हूँ, ढूंढता रहता हूँ, इनकी साइट्स बहुत सारी, सब सब सर्च मारता रहता हूँ, है ना। और ढूंढ ढूंढ के आपके लिए लाता रहो दोस्तों, क्योंकि मेरा ना सिर्फ एक मोटिव है यार, तुम नौकरी पे लगो, नौकरी पे लगोगे, घर खुश होगा, सब खुश होगा, अच्छा होगा, कोई गलत काम में नहीं पड़ोगे, सब अच्छा करोगे। और एक बात याद रखना दोस्तों, जब सब मिल जाए ना तो संतुष्टि भी रखना। क्या है ना, असंतोष बड़ा खतरनाक होता है, हमेशा भगाएगा, परिवार के साथ जीने नहीं देगा, है ना। तो ऐसा है कि सपने तो आए लेकिन सपने बड़े ना बन जाएं। परिवार भी एक चीज होती है जिसके साथ आपको रहना है। तो मेरी बहुत छोटा सा सपना दोस्तों कि आप सब जॉब करो और खुश रहो। खुश होने का मतलब है परिवार के साथ, ये नहीं कि माँ तड़प रही कहीं अलग पड़ी हुई है और आप कहीं बाहर जॉब कर रहे हैं, आप तो घूम रहे हैं, आपको तो इंजॉयमेंट चाहिए, लेकिन उसका क्या जिसने अपनी सारी उम्र उस कमरे में बिता दी, आपको पालते पालते खुद तो कभी घूमी नहीं। तो ऐसे स्वार्थी मत बनिए। हम पेशाब कर देते थे बिस्तरों में, है ना, लेटरिन कर देते थे, वो लेटी रहती थी, आप ना यार उसका त्याग गिन नहीं पाओगे। आज भी सोचो अगर आप सोफे पे सो जाते होगे तो क्या, और पंखा अगर सोफे के ऊपर है तो क्या माँ आपको हटाएगी? कभी? कभी नहीं। वो आजू बाजू सो जाएगी, है ना, क्योंकि उसको देखो अकेला तो अच्छा लगता नहीं है, बच्चा आया तो बच्चे के पास तो लेटेगी लेटेगी, लेट जाती। लेकिन देखो पंखे के पास नहीं है तो क्या हुआ, मतलब ऐसे त्याग है, ऐसा दान है उसके पास देने के लिए कि उसकी कोई गिनती भी उसको नहीं करना, और उसको बिल्कुल इस बात की परवाह भी नहीं कि मैंने तुम लोग के लिए क्या किया है। आप देख रहे हो इतने बड़े दानी हैं, आप कर्ण और इन सब का एग्जाम्पल तो घर में पड़े हुए हैं ऐसे दानी भैया। तो दोस्तों बात है कि देखो इन्होंने नहीं घूमा यार, इन्होंने कोई इंजॉयमेंट नहीं करी लाइफ की, हमको पालने में बढ़ा दिया, है ना। तो अकेले अगर आप किसी झरने के नीचे, किसी पहाड़ के पास, या कोई बड़ी बड़ी साइट अपने ही शहर की घूम रहे हैं अपने माँ के बिना, तो गलत कर रहे हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि गर्लफ्रेंड हो या कोई बीवी आए तभी आप उसको लेकर के जाएं और फोटो बनाए, ये करें, डालिए इंस्टाग्राम की रील भर दीजिए माओ के साथ, क्या बुराई है? वो भी तो डिजर्व करती है बेचारी। तो देखिए स्वार्थी मत बनिए, अगर उसने त्याग किया तो अब आपकी बारी है, त्याग जरूर करिए, है ना। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात समझ गए होंगे, है ना। थैंक यू दोस्तों, है ना। बस मन में आया तो मैंने कह दिया आपसे, क्योंकि देखो मैं जो फील करता हूँ मैं कह देता हूँ, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद गलत नहीं है ना। बाकी आप मुझे बताइएगा, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।